नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। न्यूज एंकर रोहित को गिरफ्तार करने के लिए आज छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद एनसीआर में आई और यहां पर आकर के उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। इतने में ही बड़े ही नाटकीय रूप में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी वहां पहुंची। न्यूज एंकर के घर में ही बैठ करके ज्यूरिसडिक्शन पर चर्चा चल रही थी कि किसने किसको इन्फॉर्म नहीं किया और कौन किस धारा में लेकर के जाए। उसके बाद नीचे जब थाने ले जाया जा रहा था तो वहां पर भी पुलिस में ही एक हड़कंप मच गया, जब पुलिस आपस में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, छीना झपटी होने लगी। ये सारी चीजें उस सोसाइटी के अंदर हो रही थी। इसके बाद अब ये न्यूज एंकर जो हैं, जो जी टीवी चैनल के न्यूज एंकर हैं, वो अभी पुलिस की हिरासत में है। किस पुलिस की? उत्तर प्रदेश पुलिस की। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उनका ये कहना है ये बड़ा गलत हुआ, जानबूझ के इस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है यूपी पुलिस द्वारा कि हम ना उनको ले जा पाए। तो ये सारा प्रकरण लगातार चल रहा है। न्यूज एंकर की गिरफ्तारी पर जो विवाद है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं और एक बुनियादी सवाल पूछते हैं कि ये भूल है या साजिश। क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस का कहना है कि ये साजिश है और एंकर का यह कहना है कि ये एक भूल थी, मानवीय भूल थी, इसको साजिश की तरह ना देखा जाए। तो जी टीवी के जो एंकर हैं, जी न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन, उनको लेकर के एक विवाद है। गिरफ्तारी पर दो राज्यों की पुलिस भिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की पुलिस में विवाद चल रहा है। सुबह 5:30 बजे इंदिरापुरम पहुंची छत्तीसगढ़ की पुलिस। इंदिरापुरम गाजियाबाद शहर में गिरफ्तारी वारंट लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पहुंची थी, ये कहने के लिए कि देखिए हमारे पास वारंट है। रोहित की यह शिकायत थी कि गाजियाबाद की पुलिस भी वहां पर पहुंची। यह रोहित की शिकायत थी, उस पर गाजियाबाद की पुलिस वहां पर पहुंची। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में एक तीखी बहस हुई और उसके विजुअल्स अभी थोड़ी देर में हम आपको टीवी पर दिखाएंगे। विवाद के बीच नोएडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। नोएडा पुलिस ने रोहित को हिरासत में ले लिया। जी न्यूज की शिकायत पर नोएडा में भी एक केस दर्ज हो गया। तो आप समझ रहे हैं, एक एफआईआर कहां? एक एफआईआर हुई छत्तीसगढ़ में और एक शिकायत दर्ज हो गई जी न्यूज के कहने पर नोएडा में, और उसकी जांच करने के लिए नोएडा की पुलिस पहुंच गई। दो प्रोड्यूसर्स मतलब कार्यक्रम सिर्फ एक जना नहीं बनाता है, उसके पीछे बहुत सारी टीम के लोग भी शामिल होते हैं। तो उस टीम में, उस कार्यक्रम की टीम में जो दो प्रोड्यूसर्स थे, उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। जी न्यूज की शिकायत वाले केस में रोहित को हिरासत में लिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में नहीं। जी न्यूज ने आज सुबह जो शिकायत की है उस मामले में यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब पूरा विवाद क्या है, आपको उसका पृष्ठभूमि भी बता दें, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये सब हो रहा है, आपको वो बता दें। राहुल गांधी के बयान को यह आरोप है कि उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक एफआईआर दर्ज कराई रोहित के खिलाफ। शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक वारंट लिया। क्या मामला था वो सब आप जानते हैं, बहुत प्रसारित हो चुका है कि एक बयान था राहुल गांधी का, जो उन्होंने अपने ऑफिस पर अटैक के संदर्भ में बयान दिया था केरल में। लेकिन जो बात हुई, जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया चैनल पर, वो ऐसे दिखाया गया कि ये राहुल गांधी की लड़के हैं, बच्चे हैं, माफ कर देना चाहिए, मैं नाराज नहीं हूं। उसको ये बोल करके पेश किया गया कि ये कन्हैया लाल के कातिलों के लिए वो बोल रहे हैं। बाद में इस चैनल ने माफी भी मांगी, अपने चैनल पर यह भी बोला कि मानवीय भूल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि यह भूल नहीं है, यह साजिश है। यह साजिश के तहत किया गया बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो सवाल फिर हम यही पूछ रहे हैं कि भूल है या साजिश? क्योंकि इस बिना पर तो फिर तो आप किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बड़े सवाल आपके स्क्रीन पर एक एक करके हम दिखाते हैं। पहले जुबैर, उसके बाद रोहित रंजन। जुबैर हो या रोहित रंजन, क्या गिरफ्तारी डराने का साधन बन गई है? यह एक बड़ा सवाल है जो अब पत्रकार समूह में भी पूछा जा रहा है और समाज में भी पूछा जा रहा है कि जब आपको कभी डराना हो तो उसके बाद आप पत्रकारों पर कार्रवाई कर लीजिए, या सही मायने में कोई साजिश है।
जब सॉरी बोल दिया, चैनल ने माफी मांग ली, तो उसके बाद गिरफ्तारी, क्या ये पुलिस आउटरीच की तरह माना जाएगा? आइए इस पर बहस शुरू करते हैं। प्रियंका मौर्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अश्विनी दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आलोक जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरू करना चाहता हूं। आपने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मतलब आपकी पार्टी ने, जब इस चैनल ने उसको लिंक करके दिखाया कि एक पीएफआई के लिए जो बयान दिया गया था केरल में, उसको ऐसे करके प्रस्तुत किया गया कि यह बयान कन्हैयालाल के जो कातिल हैं उनके लिए दिया गया है, राहुल गांधी। अगले दिन इस चैनल ने अपनी माफी चैनल पर मांगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमसे मानवीय भूल हो गई, हमने 2 प्रोड्यूसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कांग्रेस पार्टी ने यह चीज बोली कि उन्होंने माफी मांग ली, हमने माफी एक्सेप्ट भी कर ली। उसके बाद इसको साजिश बोल करके पुलिस का घर पहुंच जाना और जांच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसे तो लग रहा है जैसे कि कोई एजेंडा के तहत कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ रही है। देखिए संकेत भाई, एजेंडा तो कांग्रेस के खिलाफ एक गोदी मीडिया के एक वर्ग ने पिछले कई वर्षों से चला रखा है। ये तो पहली बार है कि हमने रिबट करके वापस इनको दिया है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, बहुत लंबा चल गया है। हमने माफी एक्सेप्ट हो गई है, किसी प्रवक्ता ने, किसी कांग्रेस के बड़े लीडर ने नहीं कहा। माफी मांगी हमने जरूर कहा और उन्होंने टीवी पर दिखाया भी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना प्रतिकार पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया, किसी ने माफी नहीं मांगी। अब दूसरा विषय आता है कि साजिश है या ये गलती है या मानवीय भूल है। ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से मानवीय भूल नहीं, और एक बार नहीं 50 बार इस तरह की भूल नहीं। अलवर में दिखा देना, हिंदू मुस्लिम के मामले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, यही टीवी चैनल करता रहा है। और यही टीवी चैनल और ऐसे ही एंकरों ने पूरी तरह से पत्रकारिता जमात के जो एक स्तर था उसको बहुत नीचे लेकर चले गए। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये पूरी बाधा खड़ी की और उस एंकर को अरेस्ट नहीं होने दिया। अगर मानवीय भूल है, एफआईआर छत्तीसगढ़ में हुई है, तो आप जाइए ना न्यायालय में। क्या आपने बेल ले ली? आपने बेल भी नहीं। क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? अगर मानवीय भूल है और वो माफी के लायक है और आपने केवल मानवीय आधार पर भूल की थी, तो आप न्यायालय के सामने क्यों नहीं गए अभी तक? आज तो कई दिन हो गए इस बात को। आज पूरी तरह से ये साजिश थी, ये पर्दाफाश हो गया, और इस साजिश में बीजेपी भी शामिल, इस साजिश में मोदी जी और अमित शाह जी और उनके तमाम बड़े बड़े लीडर शामिल। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है कि जब इसी तरीके की चीजें और किसी बीजेपी शासित राज्य में होती हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी इसको पत्रकारिता पर प्रहार, अमानवीय चेहरा, ये सब बोल करके आप प्रस्तुत करते हैं। ये स्टैंड कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? जब आपकी सरकार की बारी आती है तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं, बहुत हो गया था, पानी सिर से ऊपर चला गया था। एक मिनट, क्या यही लॉजिक तो बीजेपी भी देती है अपने राज्यों में। मैं वापस आता हूं कि अगर कानून ठीक होगा तो डरने की क्या जरूरत है, कानूनी प्रक्रिया है। ऐसी बातें बीजेपी भी करती है। मुझे लगता है संकेत भाई, जुबैर वाले मामले में 2018 में कोई ट्वीट हुआ और वो भी फिल्म का हिस्सा, और उसके बाद 2022 में जाकर कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, 4 साल तक ये पुलिस सोती रहती है। इसलिए दोनों मामलों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर जुबैर ने कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है तो 4 साल तक ये पुलिस और ये मोदी सरकार क्या पकौड़े तल रही। देखिए, ये इन दोनों मामलों को अब कंपेयर नहीं कर सकते। तमाम मुद्दे ऐसे रहे हैं, राहुल गांधी जी के स्पीच के वक्तव्य, उनको तोड़ मरोड़ के उटपटांग तरीके से चला देना, और इस मामले में तो पूरा साजिशन था। सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, पूर्व सब चालू हो गए एकदम, क्योंकि जी जो है इनका मुखौटा है। जी न्यूज के मालिक इनके वोटों से राज्यसभा पहुंचते हैं, जी न्यूज के पत्रकार इनके पेरोल पर हैं, और इन लोगों ने पूरा जिस तरह से पत्रकारिता जगत को बदनाम किया है, ये एक्शन जरूरी था। अब हम पूछना चाहते हैं, जब जुबैर को अरेस्ट किया, क्या किसी दूसरी पुलिस ने आकर ऑब्जेक्ट किया? नहीं किया। यहां पर दूसरी पुलिस ऑब्जेक्ट करती है क्योंकि बीजेपी का एक पिट्ठू पकड़ा गया। 2 महीने पहले भी नहीं हुए होंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमाम 3 राज्यों की पुलिस पानीपत करनाल के हाईवे पर लड़ते हुए पूरे देश ने देखी। पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को इन्होंने जिस तरह से तबाह किया, एक 2 रुपये के ट्रॉल के लिए। क्या था वो जिसको मोदी जी फॉलो करते हैं? सारा दिन वो वेमनस से
अपने ट्विटर हैंडल से पूरी तरह से छोड़ता है। ठीक है, जहर उगलता वो आदमी, 2-2 हजार ट्वीट उसने एक दिन में, एक एफआईआर होते ही रातों रात 2000 अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए उस आदमी ने। तमाम बीजेपी के लीडर्स ने अपने ट्वीट डिलीट किए। ये जो ट्वीट और सोशल मीडिया का गंदा खेल चल रहा था, किसी की भी नग्न फोटो डाल देना, कांग्रेस पार्टी शांत बैठी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब शांत नहीं बैठेगी। अब हम लोग जो भी होगा रास्ता न्याय का उसको अपनाएंगे और उनको जेल पहुंचवाएंगे। अब हम पूछना चाहते हैं यूपी पुलिस ने कौन सी एफआईआर के अंदर उसको अरेस्ट किया है। बीजेपी की मेरी बहन बैठी है, वो जरूर बताएं। ठीक है प्रियंका मौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और अब आपको लगता है कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अब कोई किसी पर सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि जहां आप पर यह सवाल उठाए जाएंगे कि जुबैर के साथ आप क्या कर रहे हैं, वहीं आप पलट करके अब सवाल उठा देंगे कि रोहित के साथ क्या हो रहा है। संकेत जी धन्यवाद सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए। अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार शांत बैठी हुई है, तो इनका ये जो शांत बैठने का रवैया है, इसी शांत बैठने के रवैये को ये कहते हैं कि ये शांत बैठे हुए थे। एक्चुअल में इनके पास कोई बेस ही नहीं है जिसपे ये बोलेंगे, क्योंकि जनता ने भी इनको शांत कर दिया पूरी तरीके से और एक किनारे कर दिया कि आप शांति में ही बैठिए, क्योंकि आप जनता की सेवा करने के लायक नहीं है। ये उदयपुर वाले मामले पे क्या बोलना चाहेंगे, जहां पे इनके सीएम का ये बयान आता है कि मोदी और अमित शाह की वजह से ये हो रहा है। मतलब अपने शासित राज्य में ही इनके किस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है और इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तो किस तरीके से ये सिर्फ अपनी इनकी जो गलतियां हैं उसका ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं, इनकी आदत हो चुकी है। अब जैसे आपातकालीन सोनिया जी ने लगा दिया, उसमें ना तो कोई अपील है ना तो कोई सुनवाई है, जैसा ये बोलते हैं उसके हिसाब से लोगों पे कार्रवाई हो जाया करती थी। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब लोगों में, और इस वजह से अब इनका काम नहीं चल पा रहा है जिस तरीके से इन्होंने पीछे। जी ऑडियो बार बार जा रही है प्रियंका मौर्य जी, और ये आपके एंड से हो रहा है, कहीं दर्शकों को ये ना लगे कि हमने आवाज दबा दी। प्रियंका मौर्य जी की ऑडियो वो ठीक कर लें, उसके बाद वापस उनके पास जाते हैं। अश्विनी दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जाहिर सी बात है अभी जिस तरीके से बात हो रही है इसमें दो पहलू हैं, एक मानवीय भूल, दो साजिश। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह साजिश है, चैनल कह रहा है मानवीय भूल है। मेरा यह कहना है, अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि अब तक शांत बैठे थे अब नहीं बैठेंगे, और ऐसे में अगर सभी सरकारें मानवीय भूल वाले पहलू को एकदम इग्नोर करके और हर चीज में अगर साजिश ढूंढने लगें, तब तो फिर क्या करें? मौसम की जानकारी दें फिर संकेत जी, क्योंकि और तो किसी चीज के बारे में बोल ही नहीं पाएंगे, कहीं मानवीय भूल ना हो जाए। अब भाई बोल चाल में हो सकता है मुंह से कुछ शब्द निकल जाएं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूरी परिस्थिति हमें नहीं मालूम है, हम जांच एजेंसी नहीं है और ना ही उस तरीके का चैनल है कि बैठ करके किसी पर जजमेंट दे दें। लेकिन अगर मानवीय भूल वाली बात हो रही है तो आपको लगता है कि तुरंत ऐसे मामलों की न्यायिक जांच बहुत जरूरी है कि कम से कम ये साफ हो जाए? ऐसे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये गुंजाइश रहनी चाहिए ना कि अगर आप सॉरी बोल सकें तो आप बोलें कि हमसे गलती हुई, और समय पर बोलें। संकेत जी देखिए, एक बात समझिए, अगर इस तरीके से वेंडेटा रिवेंज की पॉलिटिक्स होने लगेगी तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लॉ ऑफ रूलर होगा। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड केसेस रजिस्टर होने लगेंगे और स्टेट उसको पैट्रोनाइज करेगी तो वहां पर विधि का शासन नहीं होगा बल्कि शासक का कानून लागू होगा। देखिए, दो बातें, बड़ी अच्छी बात आपने की। और ये आप जी न्यूज के एंकर से ऊपर बढ़ करके हर किसी के लिए ये बात कह रहे हैं ना? और ये कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपके सामने बड़ी शिद्दत के साथ दो बातें कह रहा हूं। जर्नलिस्टिक फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में, चाहे किसी भी केस में हो, चाहे जी न्यूज के एंकर के केस में हो, चाहे फैक्ट चेकर के केस में हो, चाहे संकेत जी के केस में हो, चाहे किसी और के केस में हो। और इस जर्नलिस्टिक फ्रीडम के लिए जो इस देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने मेनका गांधी के केस में, उसने रोमेश थापर के केस में, उसने तमाम ऐसी रूलिंग्स दिया कि जर्नलिस्टिक फ्रीडम एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो इसलिए जरूरी है ताकि सही तरीके से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। ऑफेंस का रजिस्टर होना, उसकी जांच होना,
उस पर कार्यवाही होना एक अलग विषय है। परंतु अगर इलीगल डिटेंशन हो रहा है, रॉन्गफुल इनकार्सरेशन हो रहा है, पब्लिक मिसकंडक्ट हो रहा है, और अगर मान लीजिए रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, नहीं, पर डिटेन तो हुआ ही नहीं ना। छत्तीसगढ़ पुलिस कहां लेके जा पाई? अच्छा, छत्तीसगढ़ पुलिस का ये कहना है हम तो वारंट लेकर के आए हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जनरल आपने बोला तो हमने उस पर कहा। अब मैं एक इंटर स्टेट, चूंकि बड़े आदर और सम्मान के साथ संकेत जी, अब मैं बिना बायस्ड हुए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी तरीके से मैं इंटर स्टेट अरेस्ट पर भी बात करता हूं, चाहे वो बैंगलोर से अरेस्ट हो, चाहे वो इंदिरापुरम से अरेस्ट हो। मैं दो बातें कहता हूं कि जब कानून कहता है, डीके बसु की जजमेंट कहती है, जस्टिस मुरलीधर की जजमेंट कहती है कि दूसरे राज्य की पुलिस को उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा। क्यों? यह निर्धारित करने के लिए कि वो किडनैपिंग नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए कि सही व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, यह निर्धारित करने के लिए कि कोर्ट के प्रावधानों के और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत अरेस्ट हो रहा है। एफआईआर की कॉपी और दूसरे प्रकार के डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन में जमा करवाए जाएंगे और वो वहां से, जहां से पुलिस आई है वहां जानकारी करेंगे, पुलिस से, वकील से परामर्श करने का मौका दिया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड भी लिया जा सकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए संकेत जी गलती से, मानवीय भूल से, कल आपने हजारों चीजें ट्विटर पर चल रही हैं, अभी पिछले उसमें आपने कहा कि गलती से हमने रीट्वीट कर दिया तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर ऐसी मानवीय भूल होती है और तुरंत जैसे ही पता चलता है आप क्षमा मांग लेते हैं, तो निश्चित तौर पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इंटर स्टेट पे आपने जो इतनी सारी बात बोली है, अब देखिए फिर वही न्यायिक मसला है और पता नहीं कितना बोलें और कितना छोड़ दें। बहरहाल हम तो ये भी देख रहे हैं कि एक ऐसे भी मामले हुए जिसमें आपने एक एफआईआर के चलते किसी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, दूसरे एफआईआर में गिरफ्तार किया और उसके बाद दूसरे स्टेट की पुलिस जो है वो एक और तीसरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने ले गई, और ये तो मतलब वो कड़ी चलती ही चली जा रही है। भगवान जाने क्या होगा। माफ कीजिएगा अगर मुंह से कुछ ऊंच नीच हो जाए, पता चला हमारे भी दर्शन हो जाएं हवालात के। मैं आपके पास आना चाहता हूं जयशंकर गुप्ता जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितना मानवीय भूल माना जाए और कितना साजिश माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अब आपको लगता है राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा वल्नरेबल अब आज की डेट में पत्रकार है। आप खामखाई नप जाएंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं संकेत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खबर चलाई गई जी न्यूज पे, उस खबर को या उसके एंकर ने जो कहा, उससे एक बार देखना होगा कि कहीं कहीं उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि नहीं है। राहुल गांधी जो वायनाड में बात बोल रहे हैं उसमें कहीं उदयपुर का जिक्र है भी कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। आपने उसको उदयपुर से जोड़ करके, क्योंकि देखिए मीडिया का एक खास तबका जो है वो लगातार इस तरह की साजिशों में लगा हुआ है। कैसे मोदी जी के बयान को, जिसको राहुल गांधी ने उद्धृत किया था कि इधर से सोना आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, उसमें से आधा हिस्सा काट दिया। ये मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उसको काट करके आपने पूरा सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे दिखाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, और उनको पूरी दुनिया में अपने पप्पू डिक्लेयर कर दिया। इस बार भी जो है उदयपुर की घटना को जोड़ करके जिस ढंग से राहुल गांधी को मेलाइन करने की कोशिश की गई है, उसके बाद भाजपा के जितने नेताओं ने उस पर बयान दिए हैं, उस पर ट्वीट किए हैं, किसी और ने माफी मांगी है क्या? इसमें मानवीय भूल तो तब होती अगर उदयपुर का प्रसंग लेते हुए कोई बात कही होती है, उसमें कुछ और उनके मुंह से, एंकर के मुंह से निकल जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है। वायनाड में अपने दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ हुई जो है, उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल दूसरा है जयशंकर गुप्ता जी। मेरा ये कहना है, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि एंकर, प्रोड्यूसर, क्योंकि अब आप देखिए जब मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो 2 प्रोड्यूसर नाप दिए गए, ठीक है ना। अगर ये मानवीय भूल है, अगर गलती से इन चीजों को जोड़ के देखा गया, आप एक पत्रकार पर यह आरोप लगा सकते हैं कि वो बहुत खराब काम किया। जैसे मैं अगर कोई चीज इस चैनल पे चलेगी और अगर वो अटपटी लग रही है, भाई इसीलिए तो हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है ना कि अनजाने में अगर आप चेहरा हैं तो किसी जिम्मेदारी के साथ आप कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो चीज मैं समझ रहा हूं। लेकिन कहां इसको मानवीय भूल माना जाए, कहां तक, और कहां इसमें साजिश ढूंढी जाए? मानवीय भूल तो कहीं दिख जाती है, लग जाता है कि इसमें कोई मानवीय भूल हुई है। लेकिन सवाल है कि एक सिलसिलेवार ढंग से किसी की छवि को धूमिल करने के प्रयास हो रहे हो, उसमें अगर आप जोड़ करके दिखा रहे हैं कि ये प्रचारित कर दिया जाए कि आप देखिए उनकी सहानुभूति जो है
उदयपुर के बर्बर हत्यारों के प्रति है। अब वो भाजपा की प्रवक्ता ये तो बता रही थी, ये नहीं बता रही है कि साहब वहां जो रियाज अटारी नाम का आदमी है, मेरा बस ये कहना है कि कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए, आलोक जी, कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उसमें बीजेपी के नेता भी ट्वीट कर रहे थे और ये और वो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि चैनल के 2 प्रोड्यूसर, एक एंकर और बाकी सारे लोग इस कदर लिप्त थे कि वो पहले एक गलत खबर चलाएं और फिर उसके बाद उस खबर पर बड़े बड़े बीजेपी के लोग अपनी अपनी पोजीशंस लें। ये तो साजिश की बात हुई। लेकिन इसकी एकदम शुरुआत में अगर आप चले जाएं तो आपको नहीं लगता है कि ये एक पुलिस ओवररीच का भी मामला बन करके सामने आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है पुलिस ओवररीच का होगा तो न्यायपालिका है और विधायिका है, सब तो तमाम लोग देखेंगे पुलिस ओवररीच का है कि नहीं। लेकिन इस साजिश है, आज ये प्रूव हो गया है। अगर यूपी पुलिस उनको शांति से ले जाने देती तो हम मानते कि किसी भी रूप में बीजेपी शामिल नहीं है। यूपी पुलिस ने बीजेपी के नेताओं के कहने पर, इशारे पर उसको रोका है। इससे तो पहली चीज तय हो गई। और अभी वकील साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने, नमक से बच्चे रोटी खा रहे थे मिड डे मील में, वो अंदर जेल चला गया था, बहुत दिन अंदर जेल में रहा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के और योगी जी के आने के बाद 100 से ज्यादा पत्रकारों के ऊपर केस लदे हुए हैं। तो वकील साहब, ये फ्रीडम नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस आज की डेट में कोई बैठ करके लेक्चर ना दे कि वो प्रेस की आजादी के लिए, दोनों चीजों में फर्क है, झंडा उठाए भाई, दोनों चीजों में फर्क है। और किसी को भी जो सही पत्रकारिता कर रहा है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टिफिकेट कौन देगा आलोक जी? हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि क्या सही पत्रकारिता? मैं अपने आप तय कर सकता हूं, मैं अपने बोल के लिए खुद जिम्मेदार हूं, लेकिन ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये सही है, ये गलत है? सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट पत्रकार अपने आप को ही देगा। और जो इस तरह के साजिशन जो लिप्त है पत्रकार, उनको पता भी है। वो पत्रकार कभी इस तरह के शो नहीं कराते जिस तरह के आप करा रहे हैं। वो कभी इन टॉपिक्स पे शो नहीं कराते। वो तो 99% हिंदू और मुसलमान पे ही शो कराते हैं। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो पूरी तरह से ये है कि बीजेपी का आश्रय बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत से मीडिया हाउसेस को मिला हुआ है। वो बिजनेस हाउसेस हैं और वो पूरी तरह से बीजेपी का साथ देते हैं। पेगासस जैसे मामले नहीं उठाते हैं, राफेल जैसे मामले नहीं उठाते हैं वो चैनल। महंगाई, बेरोजगारी का से उनका दूर दूर तक कोई आलोक जी, आप ये समझ सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप इस सब चीज को साजिश मानते हैं तो कल को कोई भी चैनल पलट के ये बोल सकता है, भाई मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मैं कोई भी मुद्दा उठाऊं। आप समझ रहे हैं? ये साजिश की कैटेगरी में नहीं आएगा कि भाई आप जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे। अब वो चैनल जनता को जवाब देगी। देखिए, मुझे लगता है संकेत भाई कि रोज शाम को प्रश्न चिन्ह लगाकर, हिंदू मुसलमान के टॉपिक बनाकर अगर कोई चैनल चला रहा है तो वो साजिश ही है। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, टॉपिक जो है ऐसा बना दो कि जिसमें राहुल गांधी का पूरी तरह से कांग्रेस को बदनाम किया जाए। मुझे याद है एक चैनल के बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने जिस दिन राहुल गांधी के ऊपर गुजरात के अंदर पत्थर फेंका गया तो हम तो पूछेंगे, शो था उसमें, टॉपिक हेडिंग क्या था? क्या पत्थरबाजों को गुंडा कहना ठीक है? क्वेश्चन मार्क। क्या चला रहे हैं ये लोग? आज से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। हमने पहले भी इनको शांति से कहा लेकिन ये लोग नहीं माने। प्रियंका मौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आप एक सेकंड के लिए कांग्रेस बीजेपी छोड़ भी दें। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज की डेट में हम पूरी तरीके से न्यायपालिका की ओर नजर उठा करके देखें और उम्मीद जताएं कि न्यायपालिका अपना विवेक इस्तेमाल करके ये चीज स्पष्ट करे कि क्या ये पत्रकार साजिश कर रहे हैं या पत्रकारों के खिलाफ एक साजिश है? जैसे कि मैंने बोला, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो हम मौसम की जानकारी देंगे हर समय। क्या 24 डिग्री हो गया, आज 26 हो गया, आज 32 हो गया, आज 40 हो गया, आज गर्मी बहुत है। देखिए, बीइंग ऑनेस्टली रिपोर्टिंग करना ही पत्रकारों का कार्य है और वो कर भी रहे हैं। साजिश लगता है सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को। इसलिए इनको साजिश लगता है क्योंकि इनको ये समझ को नकार दिया है और जब जनता इनको नकार रही है, ये बार बार कह रहे हैं हम शांति से बैठे थे, शांति से। अरे आप शांति में बैठे हुए, आपको जनता ने शांति में कर ही दिया है, इसीलिए क्योंकि आप लोग कार्य कर ही नहीं पाते हैं जनता के लिए। और देखिए नहीं, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है
पत्रकार भी अपना कार्य कर रहे हैं। साजिश सिर्फ आपको लगती है क्योंकि आपके पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। उधर उदयपुर के मामले में आपके सीएम का जिस तरीके से दो मुद्दे हैं यहाँ पर, दो मुद्दे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या खराब पत्रकारिता को साजिश बोला जा सकता है? क्या सही में साजिश है, या फिर खराब पत्रकारिता के चलते एक बहुत बड़ी चूक और भूल बहुत कैजुअली लिया गया? ये बात तो सच है। कितनी डिबेट तो हमने यहां की है कि नफरत को इस कदर टीवी न्यूज ने अपने आगोश में ले लिया है कि अब ऐसे लगता है उसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं, लोग कुछ और देखेंगे ही नहीं। तो उस चीज को साजिश कहना और उसके तहत यह बदनामी की गई हो, क्या वो कहना ठीक है? और ऐसे में पत्रकारों की गिरफ्तारी अगर शुरू हो जाएगी तो फिर तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जिम्मेदार होना जरूरी है, लेकिन ये जिम्मेदारी इन राजनीतिक दलों की भी क्या नहीं बनती कि इस तरीके से लोगों को नापना ना शुरू कर दें। अब सारी निगाहें अदालतों की ओर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको एक और मुद्दे के बारे में एक बहस यहां पर दिखाएंगे। नुपुर शर्मा के बयान पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसके विरोध में अब बहुत सारी हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है। सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको एक और खबर के बारे में बता दें। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का अब विरोध हो रहा है। 117 हस्तियों ने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने टिप्पणी में लक्ष्मण रेखा पार की है। टिप्पणी के बाद बयान जारी करने को मजबूर हुए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की न भूल सकने वाली और अभूतपूर्व टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से देश विदेश के लोग हैरान हैं। कई राज्यों में दर्ज केस एक जगह ट्रांसफर करवाना कानूनी अधिकार है। टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार से मेल नहीं खाती। ये टिप्पणियां जोर शोर से टेलीविजन चैनलों पर चलती रहीं, जबकि ये टिप्पणियां हैं आदेश नहीं। टिप्पणियां न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता की कसौटी पर सही नहीं है। न्यायपालिका में इस तरह का अतिक्रमण पहले नहीं देखा गया है। इन बयानों का याचिका से कोई लेना देना नहीं था। नुपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार। इस टिप्पणी का कोई तर्क नहीं है। जजों ने एक तरह से उदयपुर के हत्यारों को दोष मुक्त करार दे दिया है। इन्हें संशोधित करना जरूरी है। इनके गंभीर नतीजे होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन है? 15 पूर्व जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों की ये चिट्ठी है और चिट्ठी में 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों के भी दस्तखत हैं। लेकिन देखिए, जितने लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है, जो उन्होंने बात कही है, क्या वो बात सही है, या और भी जो लोग जो सामने आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बात सही है? 117 ही हस्तियां हैं ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुल के ये बोला है कि जज ने कुछ गलत काम नहीं किया। जज साहब खुद आकर के बोल गए। आइए इस पर अपनी बहस शुरू करते हैं। शाहिद अली एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, राघव अवस्थी लॉयर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शाहिद साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने इस चिट्ठी को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने उसका सार अभी आपके सामने रख दिया। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज जो लोग कोर्ट के बाहर हैं वो ऑनरेबल कोर्ट्स की टिप्पणियों पर कोर्ट के बाहर कमेंट्स कर रहे हैं। उस पर चर्चा करना एक अलग बात है, लेकिन उन पर कमेंट्स करना कि वो अशोभनीय हैं या वो ओवर रीचिंग है या इस तरह की चीजें करना, ये मेरे मानना ये है, मेरा जो जितना कानून मुझे आता है उसके मुताबिक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इस पर हमें उम्मीद ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान इस पर लेगी और इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट चलाएगी। क्योंकि आप ऑनरेबल कोर्ट की टिप्पणियां हो या जजमेंट हो, आपको पसंद आए या ना आए, आपके पास में एक जो लीगल तरीका है, लीगल तरीका वो ये है कि आप ऑनरेबल कोर्ट में जाएं, पिटीशन लगाएं। अगर ये लोग वहां पर इतने ज्यादा इन लोगों को परेशानी थी या इन लोगों को गलत लग रहा था, इनका ये व्यू पॉइंट है, इनका व्यू पॉइंट हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट इसमें मोहर लगा दे। लेकिन आप सिर्फ बाहर इस बात को कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने के बाद आप टेलीविजन को या तमाम न्यूज में इस चीज को फ्लैश करवा रहे हैं या ट्विटर पर आप डाल रहे हैं। आपने उस तरीके को बताइए, सिर्फ 15 तो आप पता नहीं रिटायर्ड जजेस हैं, क्या उनको कानून नहीं आता कि साहब कानून क्या है, तरीका क्या है?
कि वो ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन लगाते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते, वहां पर इस चीज की बहस करते कि साहब आपकी जो मौखिक टिप्पणियां हैं भले वो कोर्ट का ऑर्डर के रूप में नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे वो आपका ऑर्डर है, तो इसमें क्लैरिफाई करिए कि वो ये है या ये नहीं है, इसका इंपैक्ट क्या है। तो इन्होंने इस तरीके को ना अपना करके जो बाहर का तरीका अपनाया है, ये मेरा मानना यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीधा सीधा, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई करे। जी, लेकिन देखिए ऐसा है कि कई बार जब जिसको जो जजमेंट पसंद नहीं आता है या जो टिप्पणी पसंद नहीं आती, वो खुले में आकर के कुछ कुछ बोलने लगता है। अब यही जज साहब थे जिन्होंने महाराष्ट्र का भी ऑर्डर सुनाया, जिसमें उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की डेट आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने रोक नहीं लगाई। उन्होंने बोला नहीं, फ्लोर टेस्ट हो सकता है। उसके बाद भी बहुत सारी टिप्पणियां आ रही थी। तो जब सूट करे तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून की दुहाई दी जाती है, और जब ना सूट करे तो फिर जज साहब से सीधे सवाल। कोई एक नहीं पूछ रहा है, सब तरफ से सब लोग पूछते हैं। बहरहाल राघव अवस्थी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बात न्याय संगत नहीं है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से आपत्ति है तो उसका निवारण भी सुप्रीम कोर्ट में ही हो? नहीं, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस में जो टिप्पणी मीडिया में आई वो करी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जो मेरी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, शाहिद अली साहब सीनियर है हमारे, उनसे काफी लिमिटेड है, तो जो ऑर्डर में होता है वही माना जाता है, उसी के खिलाफ आपकी कोई रेमेडी हो सकती। जो ऑर्डर में नहीं है तो उसके खिलाफ तो जो है, मुझे तो समझ में नहीं आता कोर्ट में जाके मैं क्या पिटीशन दूंगा। ऑर्डर अगर आप देखें, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाहिद अली जी वरिष्ठ वकील है। तो ऑर्डर राघव जी, फिर ये बताइए, फिर ये चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी आपके हिसाब से? तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों है सर? संकेत जी, मैं बताता हूँ, चिट्ठी लिखने की आवश्यकता इसलिए है कि आपके जो मौखिक रिमार्क हैं वो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और हमें जो समस्या मीडिया से है, तो रेमेडी भी हम कोर्ट के बाहर लेंगे। शाहिद अली साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी होती जो ऑर्डर के अंदर होती, तो उसके खिलाफ जो है बाहर बात करना वो मुझे सही नहीं लगता, और वो कंटेम्प्ट की बात भी हो जाती। ऑल्दो मैं पर्सनली कंटेम्प्ट लॉ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लॉ के फेवर में नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जज, न्यायाधीश ऑर्डर पास करता है जो किसी के भी फेवर में करे या अगेंस्ट करे, तो उसको इतनी थिक स्किन होनी चाहिए कि वो उसकी बात सुन सके। नूपुर जी की इनफैक्ट अगर आप पिटीशन देखे तो पिटीशन तो बहुत ही लिमिटेड थी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। वो ये थी कि उनके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर पूरे देश में रजिस्टर हो गई थी, उनको क्लब किया जाए। और यह बात बड़ी तर्क संगत भी है, न्याय संगत भी है कि भाई एक से ज्यादा एफआईआर है, उसको अगर 10 थाने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उनकी जो है कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग हो सकती है। यही एग्जैक्ट रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के केस में दी थी। अगर आपको याद होगा 2020 में जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जो उनको टिप्पणी करने का आरोप लगा था। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया फ्रैंकली कि अगर आप जुडिशियल कंसिस्टेंसी की बात करें तो ठीक है, मैं कहता हूं कि कोई भी आपने क्राइम किया, इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी और नुपुर शर्मा पे तो सेक्शन भी सेम लगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं राघव जी, ऐसा है कि इस मामले में जो पिटिशनर थे, पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपनी प्ली ही विड्रॉ कर ली। उन्होंने अपनी प्ली विड्रॉ कर, इसीलिए ऑर्डर में ये सब नहीं लिखा हुआ है। संकेत जी, मैं ये कहना तो जब प्ली विड्रॉ हो गई तो फिर वो क्या लिखें जज साहब? नहीं, प्ली विड्रॉ इसलिए करी गई, प्ली विड्रॉ करने का कारण यह था कि जज साहब ने जो है अपना माइंड गिल्ट के बारे में ही क्लियर कर दिया। अब मैं गिल्टी हूं या नहीं, मैंने जो है कुछ किया, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता। यही लेटर लिखने वालों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं डिसाइड कर सकता मैं गिल्टी हूं या नहीं। उसको डिसाइड करने के लिए पहले आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है वो ट्रायल कोर्ट के सामने जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट मेरी गिल्ट को डिटरमिन करेगा। सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट की तरह तो बैठा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से एकदम लिमिटेड प्ली मांगी गई और उस तरफ से ऐसा लगा कि आप देखिए, ये बात कई बार कही जा चुकी है शाहिद अली, ये अभी राघव अवस्थी भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मुद्दा ही नहीं था जिस पर उन्होंने मौखिक टिप्पणी दे दी। क्या आपको नहीं लगता, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि किस चीज की एफआईआर थी? यही तो कंफ्यूजन, हेट स्पीच को लेकर के तो एफआईआर थी, यही तो कंफ्यूजन पैदा करने से ज्यादा एफआईआर थी, केवल यही कहा गया था, यही तो कंफ्यूजन पैदा करने की। पर वो एफआईआर किस चीज पे थी? हेट स्पीच, उसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी रखी। संकेत जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कंफ्यूजन इसी चीज पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शायद अली एक सेकंड, मैं कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा, मैं एक चीज बस कहना चाहता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। एक सेकंड बस,
जी, एक जी, सेकंड, जी। मैं बस ये कह रहा हूं, एक मेरी टिप्पणी थी, आप कह रहे हो हेट स्पीच थी, ठीक है। अब इसका पुलिस को संज्ञान लेके डिसीजन लेने दो, लेकिन अगर 10 प्रदेशों की पुलिस एक साथ उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे हो पाएगा? तो यही जो है, इसीलिए जो ये प्ली थी कि एक जो है कहीं पे भी जहां पे पहली एफआईआर दो अलग अलग बातें हैं, देखिए यहाँ पर जनरली यही होता है। एक तो ये है कि सारी एफआईआर को एक कर देना, और दूसरा है ये विरोध जताना कि आपने मौखिक टिप्पणी क्यों इस तरीके की दे दी। ये जो लोगों ने लिखा है कि आपने मौखिक टिप्पणी किसी और बात पे दी, नहीं, और बात नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं शाहिद अली। आप ये देखिए, राघव अवस्थी बार बार कह रहे हैं कि किसी और बात पे टिप्पणी दे दी। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पे वो नहीं करता। मैं राघव अवस्थी जो कह रहे हैं, दरअसल एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मामला कुछ और था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। मामला बहुत साफ सा था कि नुपुर शर्मा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया ये कह के कि साहब मेरे खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज हो गए हैं हेट स्पीच वाले, उन सारे मुकदमों को एक जगह जमा कर दीजिए, दिल्ली में कर दीजिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, ताकि आपके लिए रेड कार्पेट बिछाओ, इससे बताइए अलग कहां है। दूसरी चीज ये कि एक चीज होती है जब हम कोर्ट से वकालत करते हैं, जैसे राघव अवस्थी जी बता दें, कंडक्ट एक चीज मानी जाती है। अगर हमारा कंडक्ट इतना खराब है तो कई बार जब रिलीफ हमें मिलने भी जाना होता है ना, लॉ भी पूरा सेटल्ड होता है, हमारा राइट भी होता है, कोर्ट कहती नहीं तुम्हारा कंडक्ट खराब है, तुमने झूठ बोला है, तुमने कुछ और तरह की चीजें की हैं, हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपका कंडक्ट इतना खराब है कि ये सेटल्ड लॉ होने के बावजूद भी ये रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। इन तमाम एफआईआर को हम जमा नहीं कर सकते इनके कंडक्ट की वजह से। और कंडक्ट के बारे में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें कही कि देखिए पूरे देश के अंदर क्या हो गया, पूरे देश के अंदर जो हालत हो गई वो आपके कंडक्ट की वजह से हुई। जी, और जो वक्त खत्म हो गया मेरे पास। शाहिद अली और राघव अवस्थी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ही होगा, हमने कई बार कई मामलों में देखा है कि पहले कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग कुछ तरीके की बात करते हुए, विरोध करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग आ जाते हैं, वो दूसरी तरीके की बात का समर्थन करते हैं और फिर मत विभाजित रहता है। तो एक वर्ग की तो हमने सुन ली, क्या दूसरे वर्ग की चिट्ठी आ रही है जिसमें वो जज साहब के समर्थन में उतर आए? पता नहीं, देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। और आइए अब आपको एक बयान सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगस्त महीने के आखिरी तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने यह अंदेशा जताया है और उनका यह कहना है कि बीजेपी से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। और आइए अब आपको सुनाते हैं, अभी अभी उपचुनाव हारे और वो भी अपने गढ़ में हारे, यानी कि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हारे अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। दरअसल वो संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव में एक सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे।